जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। देश में जितने अधिक चुनाव होंगे, जो नीचे तबके के वर्ग है उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आखिर इन बातों क्या मतलब था? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, मैंने अभी जो नारे लगाए हैं वो नारे दिए देश के नहीं विश्व के एक बहुत बड़े राजनेता ने। मैं विश्व के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विश्व में शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा जिसने 5000 साल से गुलामी झेल रहे, बिल्कुल बर्फ में लगा दिए गए वर्ग को उठा के सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का काम किया। जब तक वो उठ खड़े नहीं हुए तब तक चाहे किसी भी पार्टी में उस वर्ग के लोग रहे हों, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। और जैसे ही वो व्यक्ति खड़ा हुआ राजनीति में, उस वर्ग के लोगों को हर पार्टी सम्मान देने लगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मान्यवर कांसीराम साहब की, जिन्होंने कहा था जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो इन सब बातों के क्या मायने थे मान्यवर साहब ने जब दिए, और क्या लाभ हुए उससे इन वर्गों को, हम आज ये बात समझने का प्रयास करेंगे साथियों कि इस वर्ग पर जब मान्यवर साहब ने अपना मूवमेंट शुरू किया तो खेती बाड़ी नहीं थी, और उन्होंने ये मूवमेंट चलाया कि इस वर्ग को अगर हम सत्ता पर पहुंचेंगे तो हम इस वर्ग को ज़मीन देंगे। और वो ज़मीन कौन सी थी? वो सरकारी ज़मीन देंगे जिसे लोग अननेसेसरी या तो कब्जा कर लेते हैं या फिर उसको जो है उसका मिसयूज करते हैं। ऐसी तमाम सरकारी ज़मीन है जिसने बड़े वर्गों ने कब्जा कर लिया और आज तक वो छूट नहीं पाई। तो ये मान्यवर साहब ने कहा। दूसरा मान्यवर साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि ये जो नारा है वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो मान्यवर साहब की बनाई हुई राजनीतिक पार्टी थी वो केवल एक ही प्रदेश में सत्ता में आई, और उसने जितना काम हो सकता था वो किया। जितना समय मिला उस समय के अनुसार 3 बार 4 बार जब सत्ता हाथों में आई और जब जब मौका मिला वो काम किया कि सरकारी ज़मीन को उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए भी काम में उन्होंने लगाया, और दूसरा हिस्सेदारी के हिसाब से भी उन्होंने मौका देने का प्रयास किया। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, ज़मीनों के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में, जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ उनको हिस्सेदारी देने का प्रयास किया। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी ये काम करने का उन्होंने प्रयास किया। जुडिशरी में नीचे लेवल पर, ऊपर तो नहीं हो पाया, लेकिन नीचे लेवल जो स्टेट लेवल की जुडिशरी है वहाँ भी उन्होंने फेयर काम करने का काम किया। हर वर्ग को मौका दिया। बहन कुंवारी मायावती जी ने जब उनकी सत्ता आई, तो मान्यवर साहब के विचारों पर चलने वाली ये जो पार्टी थी जिसे मान्यवर साहब ने बनाया, तैयार किया और सत्ता के शिखर तक ले गए, चाहे वो एक प्रदेश में, और प्रदेश ही नहीं, देश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश की सत्ता उन्होंने जो है बहुजनों के हाथ में सौंपने का काम किया था। तो अब हम आते हैं उनके जो तीसरा जो उनका मान्यवर साहब की बात थी कि सरकारें मजबूत नहीं मजबूर चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? और मध्यावधि चुनावों को भी ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे वो
कि जितने अधिक चुनाव होंगे उतना ज़्यादा लाभ क्षेत्रीय पार्टियों को। ये उनकी विचारधारा थी जो उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, ऐसे नहीं किया, उन्होंने अपने अनुभव से ये सारी बातें मान्यवर साहब ने जानी। तो जो उन्होंने बात कही कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं कि मजबूत सरकारों के की हानि क्या होती है, मजबूत सरकारों की हानि क्या होती है। आपने श्रीलंका देखा, आपने बांग्लादेश देखा और आपने नेपाल देखा। क्या हुआ ये सबको पता है उन देशों में कि मजबूत सरकारें थीं, लंबे समय से शासन करते आ रहे थे, निरंकुश हो गए थे और गरीब वर्ग को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया था, आर्थिकता के मामले में नीचे ले आए थे। जो अमीर वर्ग है वो और अमीर हो रहा था, गरीब वर्ग और गरीब हो रहा था। जो भगत सिंह ने कहा था जब भगत सिंह से पूछा गया कि भाई आप किस तरह चाहते हैं कि अंग्रेजी शासन चला जाए, तो अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो सत्ता किन के हाथों में रहेगी, तो भगत सिंह जी ने कहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि गोरेमल चले जाएं और घर में कल्लूमल जो है सत्ता पर बैठ जाएं और जिससे गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए, तो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बजाय ख़त्म होने के, पटने के, वो बढ़ जाए। तो उनका जो सिद्धांत था वो ये चाहते थे कि सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए, हर जाति हर धर्म की भागीदारी होनी चाहिए। ये विचार था भगत सिंह जी का और उनको यही विचारधारा उनकी ले डूबी। अगर वो इस विचारधारा को छोड़ देते तो शायद है कि उनकी हत्या नहीं होती। उन्हें देश के जो उस समय के बड़े लीडर थे वो बचाने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने बचाने का प्रयास इसीलिए नहीं किया कि ये व्यक्ति अगर जिंदा रह गया तो जो गरीब तबके का आदमी है उसको भी सत्ता में भागीदारी देने की वो करेगा, पैरवी करेगा, और वो गरीब तबके को सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहते थे। तो ये जो सरकार है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मजबूत सरकारें थीं, इसीलिए जनता का गुस्सा फूटा, और फूटा तो इन हिटलरशाही, तानाशाही, निरंकुश शासकों को भागने का मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से ये देश छोड़ के भागे, चाहे शेख हसीना हो वो भी देश छोड़ के भागी, और चाहे ओपी कोली शर्मा हो वो भी देश छोड़ के भागे, अपनी केवल और केवल निरंकुश शासन की। नेपाल में तो स्थिति ये हो गई थी, केवल 2 पार्टियां थी कि 2.5 साल आप कर लो, 2.5 साल हम कर लें, और यही 2.5 साल का चक्कर चलता आ रहा था। तो और भ्रष्टाचार, जब सरकारें निरंकुश होती हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर होता है। नेपाल में भी यही हुआ, भ्रष्टाचार चरम पे था। हालांकि अगर वो छुपा रहता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उस भ्रष्टाचार के पैसों से और जो है इन नेताओं के, कॉरपोरेटिव सेक्टरों के, जुडिशरी के और जो है मीडिया के जो बच्चे थे वो विदेशों में सोशल मीडिया पर डाल रहे थे अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को। तो यहाँ का जो युवा था उसे वो एकदम से भड़क गया कि पैसा हमारा और राज तुम्हारा। मान्यवर साहब ने एक बात और से कही थी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं इस पर भी आऊँगा। तो कुल मिला के नेपाल में ये जो हुआ है वो केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि सरकारें मजबूत थीं। अब हम भारत में आते हैं, तो भारत में भी मान्यवर साहब ने ये सिद्ध किया कि मजबूत सरकार हमेशा देश के लिए खतरनाक होती है और मजबूर सरकार हमेशा देश के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब तक हमारी जो सत्ताधारी पार्टी थी वो मजबूत सरकार थी, और जब मजबूत सरकार का शासन लोगों ने देखा तो आपको 12% से लेके 28% और 45% GST का सामना करना पड़ा। जैसे ही ये सरकार मजबूत से मजबूर बनी, आज जो है आपके पास 5% और 18% GST आ चुकी है। तो ये जो GST में इतना बड़ा बदलाव या लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो केवल और केवल मजबूर सरकार की वजह से हो रहा है। आपने इसी मजबूत सरकार में दूध पर, आटे पर, घी पर, नमक पर, तेल पर, मिर्च पर, हर चीज़ पर टैक्स देखा,
और जैसे ये सरकार मजबूत से मजबूर में आई, ये सारे टैक्स हटा दिए गए। तो और ऐसे ही मैं बात करूं कांग्रेस की, जो विपक्षी पार्टी है, जब ये मजबूत थी तो इस देश में आपका जो है इमरजेंसी लागू हो गई। इस देश में इमरजेंसी लागू हो गई जब ये मजबूत थी। और जैसे ही ये सरकार मजबूर बनी, आपने देखा कि देश में ग्लोबलाइजेशन आया और जो है देश के बड़े पैमाने के लिए बहुत बड़ा काम उस समय की सरकारों ने किया जब सरकार मजबूत होती है। मजबूत सरकार किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, केवल भारत के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए। ये सिद्ध हो चुका है। नेपाल में ये सिद्ध हुआ, आपका बांग्लादेश में ये सिद्ध हुआ और श्रीलंका में ये सिद्ध हुआ। इराक, ईरान में भी ये सिद्ध हो रहा है, क्योंकि सरकारें मजबूत सरकारें हैं तो धुआंधार युद्ध में झोंक देती हैं हमारे सैनिकों को और तमाम नुकसान होता है। इसलिए मजबूर सरकार हमेशा देश के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये मान्यवर साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि ये उमेशपाल सिंह कह रहा है, ये मान्यवर साहब ने कहा था। और वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करूँगा कि मान्यवर साहब ने कहा था कि हम वोट दें और राज तुम करो, और हमारे लिए काम मत करो। हमारा वोट लेके और हमारे लिए काम मत करो। जब माननीय बाबा साहब ने संविधान बना दिया और संविधान सौंप दिया, संविधान सौंपने के बाद बड़े खुश होकर वह संसद भवन से बाहर निकले तो JB कृपलानी जी ने कहा था, अरे अम्बेडकर बड़ा खुश हो रहे हो, आखिर ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश हो रहे हो आज। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब जो राजा जन्मेगा वो रानी के पेट से नहीं जन्मेगा, वो बैलेट बॉक्स की पेटी से जन्मेगा। और राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। तो JB कृपलानी जी ने कहा था कि अरे अम्बेडकर, तुम्हारा समाज गरीब है, कमज़ोर है और जो है अशिक्षित है। हम तुम्हारे जो है समाज को डराएंगे, धमकाएंगे, प्यार करेंगे, पुचकारेंगे, खरीदेंगे, लूटेंगे। वोट हमारे पास ही आएगा, हमारे पास पैसा है, हमारे पास बुद्धि है, हम इस वोट को खरीदेंगे, लेकिन राज हमारा ही चलेगा, सत्ता हमारे पास ही होगी। तब बाबा साहब ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरा समाज अशिक्षित है, गरीब है, कमज़ोर है जो है और सदियों से गुलामी में जी रहा है, लेकिन जिस दिन इसको, अब मेरा समाज हाथी के समान है, बाबा साहब ने कहा मेरा समाज हाथी के समान है, जिस दिन इसको अपनी शक्ति का एहसास हो गया ये उठ खड़ा होगा। और जब ये उठ खड़ा हुआ तो तुमसे बड़ा भिखारी इस देश में नहीं मिलेगा। और वो जब बाबा साहब, मान्यवर साहब ने पढ़ा कि बाबा साहब ने क्या कहा था, तब मान्यवर साहब ने इस समाज को जगाने का काम किया और ये समाज जागा। और ये जब जागा तो आपने देखा कि कितना बड़ा काम इस समाज ने किया। अपने हक अधिकारों के लिए आज भी ये मरने कटने के लिए तैयार रहने वाला समाज सत्ता पर ऐसे नहीं पहुंचा। इसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लोगों ने संघर्ष किया। मान्यवर साहब ने ऐसे ऐसे दिग्गज तैयार किए, ऐसे ऐसे शेर तैयार किए जिन्होंने इस देश पर, इस प्रदेश पर हुकूमत 4-4 बार बहन जी के माध्यम से कराई और उसका लाभ हुआ। और ये तब हुआ जब सरकारें मजबूर थी। सत्ताधारी पार्टी ने अगर बसपा को सत्ता सौंपी तो वो तब पहुंची जब वो मजबूर थी, जब वो मजबूत रही। उसने कभी सत्ता नहीं सौंपी। जब पैक्ट किया किसी भी पार्टी ने, वो तब किया जब वो मजबूर हुई। मजबूती में कभी उन्होंने बसपा से पैक्ट नहीं किया। किसी भी पार्टी से कोई भी सरकार तब तक पैक्ट नहीं करती जब तक वो मजबूर नहीं होती है। मजबूत रहती है, वो सत्ता आराम से चलाती है और निरंकुश होकर चलाती है और कमज़ोर वर्गों को हमेशा दबाती है और कॉरपोरेटिव सेक्टर को हमेशा उठाती है। लेकिन जब ये मजबूर होती है तब छोटे तबके की तरफ सोचती है, गरीब लोगों की तरफ सोचती है। गरीब केवल एक ही वर्ग में नहीं होता, गरीब हर वर्गों में होते हैं और उसकी चिंता सरकारें तभी करती है जब वो मजबूर होती है। मजबूत सरकारें किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। इन्हीं सब बातों के साथ
आपको ये नारे और इनका जो एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इन्हीं सब बातों के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को करिए सब्सक्राइब। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र साथियों।